आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित असम सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पोर्ट डिपार्टमेंट के मंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, श्री पवित्रा मार्गारेटा जी, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जी, श्री अतुल बोरा जी, असम सरकार के मंत्री और असम गण परिषद के अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार दास, सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री असम सरकार श्री अजय दत्ता जी, श्री जतिन गोस्वामी जी, डॉक्टर समुद्र गुप्ता कश्यप जी और आज असम के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोलाब बरबोरा जी के जन्म शताब्दी समारोह में उपस्थित सभी असम के प्रबुद्धजन, आप सभी का नमस्कार और स्वागत भी है। सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय गोलाब बरबोरा जी को बहुत विनम्रतापूर्वक और मन से श्रद्धांजलि देकर उनके महान योगदान को आजादी के आंदोलन में, आजादी के प्राप्त होने के बाद लोकतंत्र को बचाने के आंदोलन में और समाजवादी विचारधारा के सभी अच्छाइयों को असम जैसे उत्तर पूर्व के प्रदेश में जमीन पर उतारने के लिए बहुत मनपूर्वक हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तब भारत रत्न भूपेन हजारिका जी की एक लाइन श्री गोलाब बरबोरा जी के लिए जरूर कहना चाहूंगा। मनुहे मनुहर बाबे, जीवने जीवनर बाबे। मतलब मनुष्य मनुष्य के लिए है और जीवन जीवन के लिए है। ये उक्ति को पूरा जीवन जमीन पर उतारने का और चरितार्थ करने का काम गोलाब बरबोरा जी ने किया और उन्होंने यह सिद्धांत को जीवन भर शोषित और वंचित वर्ग की आवाज बनकर, संविधान की मर्यादा की रक्षा कर सत्तावाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अलग जगाकर और असम की विशिष्ट पहचान के साथ साथ असम में बसी भारत की आत्मा को जागरूक करने का काम जीवन भर गोलाब बरबोरा जी ने किया। जब 1978 में वो असम के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, तब ये असम के राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन की शुरुआत थी। आजादी की पार्श्व भूमिका में ढेर सारी गलतियां करने के बावजूद 78 तक यहां पर कोई गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं बना था और पहली ही बार गोलाब बरबोरा जी ने एक भले अल्पकालीन 17 ही महीने उनको मिले, परंतु कांग्रेस के बगैर के असम के पहले मुख्यमंत्री के रूप में एक अपनी अमिट छवि असम के सार्वजनिक जीवन में छोड़ी। 1965 में
वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चुने गए। 74 में उन्होंने ऐतिहासिक रेलवे स्ट्राइक में मजदूरों का नेतृत्व किया और इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी की सरमुखत्यारशाही मानसिकता का देश भर में सभी जगह विरोध हुआ, तब उन्होंने भी विरोध करने का काम किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसकी वो असम में आवाज बने और पहली बार असम से एक वार्ड से राज्यसभा में विपक्ष के सदस्य के रूप में चुनकर भी राज्यसभा में पहुंचे। मुझे अभी अभी हेमंत विश्व शर्मा जी बता रहे थे कि एक वार्ड निर्दलीय भूपेन हजारिका जी का था, जिन्होंने गुलाब बरबुरा जी को राज्यसभा में पहुंचाया। मैं तो हेमंत विश्व शर्मा जी को और भाजपा असम गण परिषद की सरकार को भी बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब से इंदिरा जी ने इस देश की कमान संभाली, अपने परिवार के अलावे किसी भी व्यक्ति के योगदान को ना देश में मंच मिला, ना सम्मान मिला। इंदिरा जी जब से देश की प्रधानमंत्री बनी, तब से देश में जितनी भी योजनाएं आई, जितने भी स्मारक बने, जितनी भी शताब्दियां, 1.5 शताब्दियां मनाई गई, या तो जवाहरलाल नेहरू जी की थी, या तो इंदिरा जी की स्वयं की थी, या बाद में राजीव जी की आई, और कभी कभार संजय जी के नाम से भी कई सारे कार्यक्रम हो गए। परंतु इतने बड़े विशाल देश के अंदर, अनेक संस्कृतियों को समाविष्ट करने वाले देश के अंदर भांति भांति के लोग, कई अनजान लोगों ने कई क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को नई ऊंचाइयां देने के लिए योगदान किया। न उनका सम्मान हुआ, न मंच मिला। एक प्रकार से हमारा सार्वजनिक जीवन अपनों के अलावे किसी का सम्मान करने के लिए तंग दिल नजर आने लगा। जो भी आया उसने अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा का सम्मान किया। नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल का स्मारक नहीं बनाया, तब तक महान सरदार पटेल के योगदान को इंदिरा जी के समय से लेकर आज तक कंप्लीटली भुला दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर सुभाष बाबू की मूर्ति नहीं लगाई, तब तक सुभाष बाबू जैसे महान नेता का, जिसको जनता ने नेताजी की उपमा दे दी, तब तक उनका कोई सम्मानजनक स्थान दिल्ली के गलियारों में नहीं रहा। और गोपीनाथ जी को भी भारत रत्न तभी मिला जब कांग्रेस सत्ता में नहीं रही। अपनी पार्टी के होने के बावजूद उनको भारत रत्न नहीं मिला। इसलिए मैं भाई हेमंत विश्व शर्मा और असम सरकार को अभिनंदन करना चाहता हूं। गुलाब बरबुरा जी का हमारी पार्टी से कभी कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं रहा। वो पूरा जीवन समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत जिए, समाजवादी विचारधारा के सिद्धांतों के आधार पर है। वो लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा जी उनके अनुयायी रहे। कभी भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ उनका मनमेल नहीं रहा। परंतु क्या इसके कारण आसाम की आने वाली पीढ़ियों को बरबुरा जी के जीवन की ऊंचाइयों को जानने का अधिकार नहीं है? क्या आसाम के आने वाले दिनों के युवाओं को गुलाब बरबुरा जी के इतने लंबे सामाजिक जीवन से
आसाम के विकास के लिए उनका योगदान, राजनीतिक क्षेत्र में नैतिकता को उठाने के लिए उनका योगदान, एक कुंठित सरमुखत्यारशाही के खिलाफ उनका संघर्ष और दबे कुचले पिछड़े गरीबों के लिए आवाज बनकर समग्र देश का दिशादर्शन करने वाली उनके योगदान को क्या भुला दिया जाए। मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में अपने पराये से ऊपर उठकर, दलगत पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जिन्होंने कुछ भी अच्छा किया है उसको हमेशा के लिए राज्य के और देश के युवाओं को जानकारी के लिए उपस्थित करना चाहिए और वो काम डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी गण परिषद की सरकार ने किया। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। आज यहां पर इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ। मित्रों, बरबोरा जी के जीवन को अगर ध्यान से देखें तो 1925 में गोलाघाट में जन्म हुआ। इनके अंदर देशभक्ति का, समाजवाद का और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता का जो गुण था वो वैसे ही नहीं आया था। उनके परदादा मायाराम जी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मनीराम दीवान के सहयोद्धा रहे। उनके पिता कोमोल बरबोरा जी जब आसाम ऑयल कंपनी में कार्यरत थे तब 1939 में मजदूरों के लिए मालिकों के विरुद्ध आसाम की सबसे पहली औद्योगिक हड़ताल कराने वाले व्यक्ति कोमोल बरबोरा थे और उन्हीं की तीसरी पीढ़ी में गुलाब बरबोरा जी ने पूरा जीवन समाजवादी सिद्धांतों पर जीते हुए असम और देश के मजदूरों को, गरीबों को, पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए व्यतीत किया। बहुत कम आयु में 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में 8वीं 9वीं कक्षा का वो विद्यार्थी अपने आप को रोक नहीं पाया और वो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा भी बने। कलकत्ते में अपनी पढ़ाई पूरी कर आसाम आकर स्वतंत्रता के बाद शिक्षा और पत्रकारिता दोनों क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। 50 से 60 एक दशक तक असम के समाजवादी आंदोलन का वो महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरे। जेपी, डॉक्टर लोहिया, सुमेंद्रनाथ टैगोर ऐसे कई सारे समाजवादी नेताओं के, सर्वोदयी नेताओं के वो संपर्क में भी रहे और उनके ही संस्कार के कारण गरीब मजदूर का चूल्हा जले और किसान के माथे की पसीना पहुंचने वाले सिद्धांतों की सरकार बने, उसके लिए वो हमेशा कार्यरत रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट भारत का बाहर नहीं परंतु भारत का हृदय का अटूट हिस्सा है। वो बात उस जमाने में बहुत मुखर करने वाले नेताओं में गुलाब बरबोरा जी थे। असम रिफाइनरी की मूवमेंट हो या गुजरात में कच्छ की सरहद के समझौते का विरोध करना हो, जहां जहां समाजवादियों ने आंदोलन किया वो हमेशा इसका हिस्सा रहे। 1974 में रेड हड़ताल में उन पर रेल की डकैती जैसे गुनाह भी रजिस्टर किए गए और
गोला बरबोरा जी एक ऐसे नेता थे जो इमरजेंसी में सबसे पहले जेल में जाने वाले नेताओं में थे और इमरजेंसी उठने के बाद सबसे अंतिम बाहर आने वाले नेताओं में थे। पूरा 19 माह जेल में रखा गया और संघर्ष का उनका वो जो स्वभाव था, इसका परिचय उस चीज से मिलता है कि आजादी के बाद भी 9 बार जेल यात्रा करनी पड़ी और एक बार इमरजेंसी में 19 माह तक सातत्यपूर्ण जेल का भी कारावास उन्होंने सहन किया। 1948 में जयप्रकाश नारायण की हिंद मजदूर सभा के भी वो एक प्रकार से सदस्य रहे और आजादी के आंदोलन में उन्होंने बहुत मुखर कर ये तानाशाही का विरोध करने का काम किया। बहुत अल्पकाल के लिए वो आसाम के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, मगर वो अल्पकाल में कुछ उन्होंने निर्णय करे, वो सालों सालों तक आसाम की जनता को याद रहेंगे। सबसे पहला काम किया कि 10वीं कक्षा तक की पूरी विद्या आसाम में पहली बार उन्होंने निशुल्क कर दी, मुफ्त कर दी, जिससे गरीब से गरीब बच्चा शिक्षा ले। और ये बहुत बड़ा योगदान था। एक वर्ष में 200 से अधिक शैक्षणिक संस्थान खड़े करने का काम गोला बरबोरा जी ने किया। अगर यूनिवर्सिटी के युवा आज असम की शिक्षा की प्रगति को स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से 78 में उनके मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल इसके मूल में मिलेगा, क्योंकि हर एक गरीब का बच्चा अगर मुफ्त 10वीं तक की शिक्षा पाता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियां शिक्षित ही होती है। और असम जैसे बड़े प्रदेश के अंदर 200 से अधिक शैक्षणिक संस्थान एक साल में स्थापित करना, मैं मानता हूं आजादी के बाद का इस सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। उस वक्त किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं होती थी। आकाशी खेती होती थी, बाढ़ आती थी तो खेत बह जाते थे, अकाल होता था तो खेत सूख जाते थे। उस वक्त उन्होंने 10 बीघा तक जिनकी जमीन थी वो सभी किसानों का लगान हमेशा के लिए माफ करने का काम गोला बरबोरा जी ने किया। छोटे चाय बागानों की नीति लाकर जमींदारों की जगह चाय बागान की मुनाफेप्रद खेती किसानों के लिए भी उन्होंने खोली। और पहली बार हेमंत जी ने बताया, असम में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना कर एक प्रकार से उन्होंने उस जमाने में स्किलिंग के एक्सपेरिमेंट को आसाम में करा और आसाम के लोगों को पहली बार बैंक में और रेलवे भर्ती बोर्ड में दाखला और नौकरी मिलने का काम शुरू हुआ। कुछ लोगों का शासनकाल बहुत कम जरूर होता है, मगर कुछ शुरुआतें ऐसी होती है जो सालों तक राज्य के विकास के लिए योगदान करती जाती है। आसाम में उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले पासपोर्ट लेने के लिए कलकत्ते जाना पड़ता था। अटल जी जब विदेश मंत्री थे तब उन्होंने पहली बार आसाम में पहली पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन करने का काम किया और आसाम में पासपोर्ट की उपलब्धि कराई। बेहद पारदर्शिता के साथ उन्होंने शासन चलाया। और एक बात मैं जरूर याद करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जिनकी दृढ़ मान्यता है
इस देश में एक भी घुसपैठिया कहीं पर नहीं रहना चाहिए। और असम में सबसे पहले घुसपैठ के विरुद्ध उन्होंने मतदाता सूची के शुद्धिकरण से जागरूकता फैलाई। मतदाता सूचियों का सघन जांच उनके मुख्यमंत्री काल में हुआ। 126 में से 70 विधानसभाओं के मतदाता सूचियों की जांच हुई। और उस जमाने में इतने संसाधन और इलेक्ट्रोल रोल कंप्यूटराइज न होने के बावजूद 36,780 अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर निकालने का काम गुलाब बरबोरा ने किया। और अगर कोई असम आंदोलन की नींव ढूंढेगा तो यही मतदाता सूची शुद्धिकरण से निकलेगी। आज भी इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है, एसआईआर कर रहा है। कुछ पार्टियां इसके विरुद्ध घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकली है। मैं असम के युवाओं को आज पूछना चाहता हूं, किसी भी देश की मतदाता सूची देश के लोकतंत्र का हृदय होती है। मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों को स्थान मिलना चाहिए। इतने सारे प्रबुद्ध जन बैठे हैं, मुझे कहे कि मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों को स्थान मिलना चाहिए क्या? वो अभियान 78 में बरबोरा जी ने उठाया था। और राजनैतिक अधपतन समाज जीवन में इतना हुआ है कि अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए येन केन प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए मतदाता सूची में से घुसपैठियों को निकालने का विरोध हो रहा है। आज शायद गुलाब बरबोरा जी होते तो कितने भी विरोध होते, इसके खिलाफ रोड पर उतरकर इसका विरोध जरूर करते। और मैं तो आसाम सरकार को उसके कामों की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि घुसपैठियों ने कब्जाई हुई 1,26,000 एकड़ भूमि असम सरकार ने मुक्त कराई। न केवल काजीरंगा का जंगल वन घुसपैठियों से मुक्त किया है, शंकरदेव और माधवदेव के सत्रों की हजारों एकड़ भूमि घुसपैठिया हड़प कर गए थे, उसको भी मुक्त कराया। और 15 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने गुलाब बरबोरा के सिद्धांत पर ही एक हाई पावर डेमोग्राफी चेंजेस मिशन बनाने की घोषणा की। ये हाई पावर डेमोग्राफी चेंज का स्टडी करने के लिए जो मिशन बनेगा, वो देश भर में जो जनसांख्यिकी का बदलाव हुआ है उसका स्टडी भी करेगा और घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम भी करेगा। वर्तमान असम सरकार ने घुसपैठिया विरुद्ध जो कार्यवाही की है वो बहुत अभिनंदन योग्य है। मैं सिर्फ 5 जिलों का नाम पढ़ना चाहता हूं। सोनीतपुर में 39,500 बीघा जमीन अवैध कब्जे से मुक्त हुई। दर्रांग में 17,095 बीघा जमीन अवैध घुसपैठियों से मुक्त कराई। लखीमपुर में 13,438 बीघा जमीन मुक्त कराई। होजाई में 10,749 बीघा जमीन और गोलपाड़ा में 8,280 बीघा जमीन और पूरे असम में
1,26,000 एकड़ जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। असम में पहली बार जब हम चुनाव लड़ने के लिए उतरे तब हमने असम की जनता को एक वादा किया है। 10 साल हो गए, हम पूरा नहीं कर पाए हैं, मगर मैं असम के युवाओं को आज भी ये वादा करना चाहता हूं कि असम को और पूरे देश को घुसपैठिया मुक्त कराने का हमारा संकल्प है और वो हम पूरा कर करेंगे। और इसके लिए उचित समय गुलाब बरबोरा जी के शताब्दी वर्ष से अलग नहीं हो सकता। और संयोग देखिए, इसी वर्ष में मोदी जी ने ये जनसांख्यिकी के बदलाव के स्टडी के लिए एक मिशन की स्थापना करने का निर्णय किया है। मुझे विश्वास है कि बहुत बड़ा कदम होगा देश को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए। बरबोरा जी गरीबों और आम जनता की आवाज थे। लोकतंत्र के सबसे बड़े पैरोकार थे। पूर्वोत्तर को भारत और भारत की मुख्य धारा से जोड़ने के बहुत बड़े समर्थक थे। लोकतंत्रीकरण के उद्घोषक थे। हर स्तर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने काम किया और सत्ता के विकेंद्रीकरण को भी, जो हमारे संविधान की मूल भावना है सत्ता का विकेंद्रीकरण का, उसको भी उन्होंने अपने कार्यकाल में जमीन पर उतारा। आज वो महान स्वतंत्र सेनानी के जन्म शती के शुरुआत का कार्यक्रम है। हेमंत जी ने ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान का नामकरण भी गुलाब जी के नाम से किया है। और पूरा साल हर तहसील, हर जिले में इनका जीवन, इनका काम और इनके विचारों का प्रचार प्रसार से निश्चित रूप से आसाम का भविष्य उज्जवल होगा, इसका मुझे विश्वास है। मंच पर और इस सभागार में जितने भी लोग हैं वो सभी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि महान जीवन की कामों की प्रेरणा से ही आगे देश का भविष्य महान हो सकता है। हम सब इनके जीवन की अच्छाइयों से अनेक संदेश उन्होंने जो दिए हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फिर से एक बार आसाम सरकार को अभिनंदित कर कर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आपके बहुमूल्य